वेलकम टू जीटेक पॉली। आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्रिक्शन, या उसे हिंदी में बोलेंगे घर्षण। तो आज हम पढ़ेंगे घर्षण बल। अब घर्षण बल में भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे डेफिनेशन उसका, कॉज क्या है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। ये सारे टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि घर्षण होता क्या है। देखिए, घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में लगता है जब बॉडी मोशन में होती है या इम्पेंडिंग मोशन में होती है, या तो वो गति कर रही हो या गति करने वाली हो, तब उन दो बॉडियों के बीच के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में लगेगा। जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखी है, एक सरफेस पे एक हमारी बॉडी रखी है। इसको हमने एक बाह्य बल लगाया, एक्सटर्नल फोर्स F लगा के उधर खींच रहे हैं, कोई खींच रहा है उसको बाह्य बल लगा के। अब हम देखेंगे कि बाह्य बल लगा और इनके कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में, इनके कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। मतलब क्या समझे हम लोग फ्रिक्शन से, कि अगर कोई किसी बॉडी पे बाह्य बल लग गया है और वो अभी या तो इम्पेंडिंग मोशन में है, या रुकी हुई है, या मोशन करने वाली है, या वो मोशन कर रही है, तो उस पे उन दोनों बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, या मोशन होने वाला हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, उसको अपोज करता है। चलिए, डेफिनेशन हम लोग सीख गए। अब ये फ्रिक्शन का कारण क्या है। देखिए, फ्रिक्शन का मेन कारण रफनेस है, बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेसेस का रफनेस है। जैसे हमारी ये बॉडी इस पे रखी गई है, इनका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसका रफनेस है। तो मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस के रफनेस पे। कितनी रफ सरफेस है उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। चलिए, कारण भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कितने तरह के फ्रिक्शन या घर्षण बल होते हैं। देखिए, मेनली घर्षण बल हमारे 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और एक, वैसे तो होते 2 तरह के हैं घर्षण बल। वैसे हमारे होते हैं 2 तरह के, जिसको कहते हैं, एक को बोलेंगे स्टैटिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं गतिज घर्षण। देखिए, स्टैटिक घर्षण को हम F S से डिनोट कर लेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम F K से शो करेंगे। देखिए, अब स्टैटिक घर्षण क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में है या रुकी हुई है, गतिमान अवस्था में नहीं है, उस समय जब बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, उस समय बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जब बॉडी मोशन कर रही है, चलिए देखते हैं। जैसे ये बॉडी है, इस पे अभी बॉडी रुकी हुई है, फोर्स लगा, फिर भी बॉडी अभी स्टैटिक कंडीशन में है। एक सरफेस पे बॉडी रखी गई है जिसका मास m है, और उस पे एक फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगाया, लेकिन बॉडी हमारी अभी स्टैटिक अवस्था में है। तब हम कह सकते हैं कि उस पे एक घर्षण बल जो कार्य कर रहा होगा वो स्टैटिक घर्षण का कार्य कर रहा होगा। अब हमने फोर्स का मान बढ़ाया, एक्सटर्नल फोर्स का मान बढ़ा दिया या बाह्य बल का मान बढ़ाया, बॉडी अब हमारी मोशन में आ गई, बॉडी गति में आ गई। उस समय जो हमारा घर्षण बल इस पे कार्य कर रहा होगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे कि दोनों घर्षण में क्या अंतर है, कब होता है ये दोनों घर्षण। अब देखिए, अब इनके बीच का भी एक कंडीशन होता है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण। आइए हम देखते हैं सीमांत घर्षण क्या होता है। जैसे एक बॉडी है, किसी सरफेस पे रखी गई है,
इस पे हम एक बाह्य बल लगाए F, 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का बल लगाए, बॉडी अभी भी रुकी है, गतिमान अवस्था में नहीं है, इस पे एक घर्षण बल कार्य कर रहा होगा जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बाह्य बल लगाया 1 न्यूटन का, अभी भी बॉडी क्या है, गतिमान अवस्था में नहीं है। अब बाह्य बल बढ़ा दिया, अब कर दिया 2 न्यूटन, अभी भी बॉडी क्या है, रुकी है, तब क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या करते हैं, बॉडी को 3 न्यूटन, अब बॉडी इतना इसमें फोर्स लगा दिया गया है कि बॉडी जस्ट मोशन करने वाली है। अब इसके बाद फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे या फोर्स का मान बढ़ाएंगे तो बॉडी मोशन करने लग जाएगी। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अब इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके बाद बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी, जस्ट मोशन करने वाली होगी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इंपेंडिंग मोशन में हो बॉडी तब। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन घर्षणों के बीच का जो एक ग्राफ बनता है उसको समझ लेते हैं, ग्राफ में क्या बताया गया है। अब देखिए, ये हमारा जो वाई एक्सिस है ये फ्रिक्शन फोर्स को शो कर रहा है और एक्स एक्सिस बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स को शो कर रहा है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो शुरू में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जितना हम फोर्स लगाते जाएंगे, मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मिला, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मिला। अब क्या किया, कहीं यहाँ पे 3 न्यूटन का लगाया तो 3 न्यूटन पे अब ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो क्या होगी, बॉडी क्या होगी, मोशन में आ जाएगी या गतिमान अवस्था में आ जाएगी। तो यहां से हमने फोर्स हल्का सा बढ़ाया तो हमारा क्या हो गया, बॉडी मोशन में आ गया। अब मोशन में आने के बाद जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, और उससे थोड़ी नीचे होती है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ी ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो कह सकते हैं यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ग्राफ से हमको ये समझना है, ग्राफ देखिए यहाँ से लीनियर जा रहा है, उसके बाद हल्का सा ड्रॉप हुआ, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी स्पीड से बॉडी चल रही हो। देखिए ग्राफ समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या आगे पढ़ेंगे हम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि लिखना ना पड़े, टाइम ना वेस्ट हो। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहले क्या बोला गया कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, इस पे एक बॉडी रखी है, इसका कुछ सेल्फ वेट होगा जो होगा क्या, mg, और इसके परपेंडिकुलर, बॉडी के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा जिसे बोलेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, जो कि बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। हमने एक लगाया क्या, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसमें कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा, वो हमारा क्या होगा, F। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन में ये बताया गया है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, इसी नॉर्मल रिएक्शन के जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या करेंगे,
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो म्यू इसमें कोफिशिएंट आ जाता है, तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए ये म्यू क्या है, इसी म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी म्यू को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू बेसिकली क्या बताता है कि बॉडी कितनी रफ है, ये हमें बताता है। म्यू से हमको क्या पता चलता है, बॉडी कितनी रफ है या स्मूथ है। चलिए हमको ये फॉर्मूला दूसरा क्या लिखा है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे वैल्यू नहीं पहुंच जाती है तब तक हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे हम देख रहे थे जब ग्राफ बनाया गया था तो देख रहे थे वैल्यू बढ़ा रहे थे, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही थी तो फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू बढ़ रही थी। फोर्स बढ़ाते थे फिर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता था, तब कब तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन पे नहीं पहुंच जाता। तो वही बताया गया है कि ये क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। इसका मतलब है सरफेस का कैसा नेचर है, रफ है या स्मूथ है, उस पर डिपेंड करता है। चौथा लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। देखिए हमको जो फॉर्मूला मिला है फ्रिक्शन फोर्स का F = μm, इसमें कहीं भी एरिया नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। और पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है μS = μk। अब देखिए पहले ये जान लेते हैं μS क्या होता है। μS क्या होता है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा उस समय जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोली जाएगी। और उसके बाद आता है म्यू के क्या होता है, जब बॉडी मोशन में होगी उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा मुझे वो क्या होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए इतना हमने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लॉ ऑफ फ्रिक्शन थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। चलिए यही इसी डायग्राम पे जो हमने पहले से बना रखा है इसी पे हम समझते हैं। ये हमारा कहीं फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे लग रहा था और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा था। ये क्या है, हमारे mg वेट के रिएक्शन फोर्स है। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट मान लिया मैंने R है। अब ये हमारा R है और अब हमें पता करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली डेफिनेशन इसका कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है और उस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन एंगल या एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका जो रिजल्टेंट होता है उसके और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया होगा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इसका हम डेरिवेशन करके फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं क्या होता है। चलिए हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया और एक यहाँ बना दिया। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में देखें, नेमिंग भी कर देते हैं, चलिए ऐसे भी समझ में आ जाएगा। देखिए इस ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगी। ये सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और जो थीटा से लगा है वो बेस होगी या आधार होगी। यहां से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाते हैं तो कह सकते हैं, देखिए बेस और कर्ण में जो रिलेशन है या हाइपोटेन्यूज में रिलेशन जो आता है वो कॉस का, कॉस थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। तो कॉस थीटा = बेस हमारा क्या है n/r।
तो यहाँ से हमको मिला n इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लिया हमने इसको। अब इस ट्रायंगल में देखें नीचे वाले, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है और ये पूरा एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो अब इस ट्रायंगल में देखें तो आर और एफ से रिलेशन बनाएं, तो यहां भी हम लोग कॉस ही लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां से सॉल्व करा तो हम फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया आर कॉस थीटा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए आगे मैं इधर रब कर दे रहा हूं, चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया हमारा एफ आर कॉस थीटा अपॉन एन अपॉन आर। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। यहाँ क्या होगा cos 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ होगा हमारा क्या cos 90 माइनस थीटा। ये एंगल था ना, तो ये क्या था हमारा 90 माइनस थीटा। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, उसके लिए समझ आता हूँ 90 माइनस थीटा। अब ये क्या आएगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा f इज इक्वल टू आर साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ भी चेंज कर लेते हैं हम, हमारा क्या आ गया सेकंड इक्वेशन ये मिली अब आर साइन थीटा। अभी और इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो आर कॉस थीटा, यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, तो आया क्या हमारा एफ अपॉन एन इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा एफ अपॉन एन। म्यू इज इक्वल टू वैल्यू आई हमारी एफ अपॉन एन, तो यहाँ एफ अपॉन एन को हम म्यू लिख सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया tan थीटा। तो देखिए हमारा फ्रिक्शन एंगल यहां से निकल जाएगा, या इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो यहां से हमारा फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू आ गई, तो इसको हम नोट कर लेंगे कि थीटा निकालना अगर फ्रिक्शन एंगल पूछा जाए तो tan इनवर्स म्यू कर देंगे तो हमारा फ्रिक्शन एंगल निकल आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगी। एक गलती यहाँ हो गई थी जल्दबाजी में, एंगल हमने थीटा रख लिया था, तो अभी बता दिया हूँ एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ सॉल्व किए साइन थीटा आया। फिर अगर 2 को 1 से डिवाइड किया एफ अपॉन एन, इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan थीटा आ गया। तो एफ अपॉन एन हमको पहले से पता है क्या होता है म्यू, तो म्यू की वैल्यू रख दी, एफ अपॉन एन की वैल्यू रखी म्यू, तो म्यू मिल गया, और इधर थीटा निकालना था तो tan इनवर्स म्यू आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए उम्मीद करते हैं सबको फ्रिक्शन एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। आगे पढ़ेंगे हम क्या, एंगल ऑफ रिपोज। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या, एंगल ऑफ रिपोज। इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, झुकाव कोण। झुकाव कोण, एंगल ऑफ रिपोज। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था, अभी तक पढ़ा बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था। चलिए देखते हैं क्या होता है झुकाव कोण। मान लीजिए कि ये हम अभी तक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस पे हमारी एक बॉडी रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी थी, अब क्या कर रहे हैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हैं।
अब देखिए बॉडी मूव करने लग गई। जब बॉडी मूव करने वाली थी वो मिनिमम एंगल, वो कम से कम, वो न्यूनतम एंगल जिसपे बॉडी हमारी अपने सेल्फ वेट के कारण ही मोशन में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एक बार मैं यहाँ फिगर बना के समझा देता हूँ। देखिए एक हमारा ये क्या है? इंक्लिनेशन एंगल है, मान लेते हैं फाई है। इस पे हमने एक बॉडी रखी, एक बॉडी हमने इस पे रख दी। अब इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ वेट होगा, ये हमारा क्या होगा? mg होगा। अब इस mg का दो कंपोनेंट किया जाए, इस mg का दो कंपोनेंट करने पर, इस mg का दो कंपोनेंट करने पर ये हमारा क्या हो गया? फाई। तो mg cos फाई, इसे कर, ये क्या होगा? mg sin फाई। इस mg का हमने दो कंपोनेंट कर दिया। रखा एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है कि वो ये एंगल को इतना बढ़ाया जाए, इतना बढ़ाया जाए, वो अपने सेल्फ वेट के कारण ही बॉडी मूव करने लग जाए, वो मिनिमम एंगल जिसके बाद वो बॉडी अपने आप सेल्फ वेट के कारण मोशन में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन करेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि कहाँ से कितना इसकी वैल्यू होती है। तो इतना काम तो सबको पता होगा। mg वेट लग रहा है, उसका दो कंपोनेंट बनाया, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, और बॉडी के परपेंडिकुलर हमेशा एक नॉर्मल फोर्स काम करता है, तो वो हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। अब बॉडी इधर मोशन में होगी, नीचे की तरफ या डाउनवर्ड मोशन में होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऊपर काम करेगा। हमेशा क्या होता है? मोशन के अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अब हम क्या करेंगे? इन फोर्सेस को x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ अगर अब इसको हम x डायरेक्शन मानते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? y डायरेक्शन हो गया। तो हम क्या बताया हमने कि फोर्सेस को x डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? mg sin फाई माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये इधर लग रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे माइनस साइन के साथ ले लिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mg sin फाई इज इक्वल टू f। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग y डायरेक्शन में फोर्स को रिसॉल्व करेंगे। y डायरेक्शन में फोर्सेस को रिसॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ हम लोग को एक इक्वेशन मिल गई है, वैसे ही इनको रिसॉल्व करने पे mg cos फाई इज इक्वल टू n आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन सेकेंड है। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, देखिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या आई है? mg sin फाई इज इक्वल टू f। इसको डिवाइड किया 2 से, mg cos फाई अपॉन n। यहाँ से mg से mg कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा? tan फाई इज इक्वल टू f अपॉन n। f हमको पता है f अपॉन n क्या होता है? f अपॉन n इज इक्वल टू म्यू होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? tan फाई इज इक्वल टू म्यू। अब हमको ये एंगल ऑफ रिपोज मिल गया, और म्यू इज इक्वल टू, यहाँ हमको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। इसलिए tan फाई और tan थीटा इक्वल हो गया, मतलब फाई और थीटा इक्वल। तो यहाँ हमको क्या मिल गया? थीटा और फाई दोनों इक्वल मिल गए। तो पता चल गया कि एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के यहाँ पे बराबर हो गया है।